नमस्कार दोस्तों, आपको एक खबर बता दें। हमारे देश के एक उद्योगपति हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी अपना फैमिली ऑफिस अब न्यूयॉर्क में खोलने जा रहे हैं। और अब आप समझ सकते हैं, भारत की तमाम बैंकों से कई लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है। तमाम कंपनियों में वो कर्ज के बूते हैं। भारत के तमाम एयरपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें पूरा कब्जा दे रखा है। और इस तरीके से उनके पक्ष में नीतियां बना करके किस तरीके से उन्हें सारी कब्जा कराया गया। सारे एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, सारे पोर्ट्स जो इंटरनेशनल पोर्ट है, और इसके अलावा तमाम सारी सरकारी कंपनियों से लेकर तमाम जगह पे कंटेनर बनाने वाली कंपनी भी उन्हें सौंपने की तैयारी, उनको निजी रेल लाइन चलाने की तैयारी दे। तो इस तरह की स्थिति है कि रेलवे से लेकर सब कुछ भारत सरकार का एसेट उन्हें सौंप करके, और फिर उसे खरीदने के लिए भी सरकारी बैंकों से लोन दिया गया है। इतना सब कुछ करके वो आज 135 बिलियन डॉलर से अधिक की उनकी अपनी निजी संपत्ति हो गई है। और स्थिति ये स्थिति है, और उनकी जो खुद की गौतम अडानी के नाम से जो निजी संपत्ति है वो 58 अरब डॉलर से अधिक की हो गई। ये वही गौतम अडानी जो 2002 तक जो है चंद हजार रुपए के, करोड़ रुपए के पूंजीपति होते थे, आज वो इतने बढ़े। और 2014 के बाद तो वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। तो ये आप जब जान लीजिए, हम इस आधार पर नहीं, व्यापारी बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए, उसका व्यापार बढ़े, लोगों को रोजगार दे, सब कुछ। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, दुनिया के वो तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति हैं, और इसके बाद में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने के बाद में वो हिंदुस्तान के जितने अरबपति उनमें सबसे कम लोगों को नौकरी देते हैं। उन्होंने सीमेंट उद्योग पे पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया, उन्होंने ड्रोन के धंधे में कब्जा कर लिया है, उन्होंने तमाम सारी चीजों में कब्जा कर लिया। और जब इतना पैसा हो गया तो भविष्य में यदि सरकार चेंज हो जाए, उनको कोई समस्या ना आए, इसके लिए न्यूयॉर्क में अपना फैमिली ऑफिस खोलने जा रहे हैं। और वहां के लिए पूरी उन्होंने प्लानिंग कर ली है। और उस प्लानिंग तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल है और कितना बड़ी पूरी उनकी रणनीति है। इस रणनीति पर जब हम चर्चा करते हैं तो आता है कि क्या है। यही वजह है शायद कि राहुल गांधी आज हमला बोल। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। वो सावरकर पर हमला बोलते क्योंकि सावरकर की नीति पूंजीपतियों को सहयोग, उनको सहयोग करो जो आपकी सत्ता बनवा, और उन पर जुल्म करो जो आपकी धाराओं के विपरीत खड़े हो, लड़ो। तो आप समझिए, यही वजह थी कि उस वक्त में हिंदू महासभा आरएसएस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों में सरकार चलाती है और कहती है कि हम दोनों जो है हिंदू मुस्लिम इस तरह से हैं कि एक देश में नहीं रह सकते, हमारा देश बंटना चाहिए।
तो आप समझिए, एक तरफ बांटने की बात करते हैं, एक तरफ सत्ता के लिए मिलकर सरकार चलाते हैं। वही स्थिति जैसे जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से ओवैसी को एक बी टीम की तरह यूज किया जाता है, उसी तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी को कैसे कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम लड़ते हुए दिखें, दुश्मन दिखें, लेकिन वास्तव में हम अंदर से एक ही चड्ढी पहने, उसी आरएसएस की। उसी तरीके से जैसे जात की राजनीति और धर्म की राजनीति का कैसे संगम हो और दूसरे खत्म करें, बहुजन समाज पार्टी के साथ में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाए। जाके उड़ीसा में बीजेडी जो है आके खड़ी हो जाती है बीजेपी के साथ, जो सत्ता बनाती। कैसे जगन मोहन रेड्डी किस तरीके से आकर के भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक बन जाते, ये पूरा गेम समझने वाला। कैसे राष्ट्र विरोधी नागा के वो आतंकी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी नागालैंड की सरकार बना लेती है। मिजोरम में अलग, मिजोरम और तोड़ने वाले, कोशिश करने वालों के साथ मिलकर सरकार बना लेती है। ये वही साजिश है। तो उसी चीज को लेके आज राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और चिट्ठी दिखाई कि किस तरीके से सावरकर माफी मांग मांग करके सत्ता के करीब, उसके नौकर गुलाम रहने की बात करते थे, सर्वेंट की बात करते थे। या आप समझिए, तो ये गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया। वो लड़े, एकला चले, सब कुछ हुआ, उन्होंने अलग नहीं। तो यह राहुल गांधी की सोच है और यही सोच है। और यदि इस सोच पर नहीं चलेंगे तो नफरत ही चलेगी। कहीं पर हिंदू मुस्लिम का होगा, कहीं आदिवासी और सामान्य उसका होगा, कहीं किस तरीके से होगा। हक मारे जाएंगे, आदिवासियों के हक मारे जा रहे हैं, दलितों के हक मारे जा रहे हैं, तमाम सारे वर्गों के हक मारे जा रहे हैं और अन्याय किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में न्याय की लड़ाई जब राहुल गांधी लड़ते हैं तो आप समझिए टेक्निकल गड़बड़ी इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी वो करती है। उनका आईटी सेल और सारे पूरे सब किस तरीके से खेल करते हैं, एक घटना बताता हूं। राहुल गांधी जब राष्ट्र गीत बजाने की घोषणा करते हैं तो जो वहां पर होता है ऑडियो वाला, वो गलती से नेपाल का राष्ट्रगान बजा देता है। राहुल गांधी टोकते हैं और कहते हैं ये क्या। तब उसके बाद में बदल के राष्ट्र जो है गीत चलता है और उसमें फिर सारे लोग उसके सम्मान के साथ, लेकिन उसका वो वीडियो का वो उतना हिस्सा काट के और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे मैनिपुलेट करती है, यह बताता है कि किस तरीके से उनके चरित्र, उनकी जो उनके बोलने की है और जिस तरीके से वो हमलावर है, उस पर किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जाए, उनकी छवि खराब की जाए। और आपको याद होगा 2010 से भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के साथ मिलकर के कई हजार करोड़ रुपए के साथ मैनेज किया गया था कि राहुल गांधी की कैसे छवि खराब की जाए, और की गई, कर दी गई, बड़ी भ्रांतियां रही। लेकिन जब राहुल गांधी आज 72 दिन पैदल चल चुके हैं, तब जनता ने खुद उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख लिया है, लाइव देख लिया है। उनके यूट्यूब चैनल पे रेगुलर पूरा लाइव आता है, उसमें कुछ छिपता नहीं। तो आप समझिए, आज मेघा पाटकर उनसे जाकर के मिलती की कामना, सेवा दल की कामना, हम सब की कामना, हम सब की कामना, महाराज की कामना, नफरत छोड़ो, दिल को जोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। है जो पूरे आंदोलनों की पूरी जड़ वही है, किस तरह लड़ती रही हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए। आज पुलिस की सताई गई और केंद्र सरकार की सताई गई, रिया वहां पर पहुंचती है और रिया सेन भी वहां पर चलती है।
तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ग के लोग वहां चलते हैं, किसान मिलते हैं, आदिवासी मिलते हैं, सब मिलते हैं और उनको किस तरीके से होते हैं। तो लेकिन जब नफरत का खेल चलता है सब जगह चलता है और उसका अंततः नुकसान होता है। बांग्लादेश में भी देखिए श्रद्धा जैसा मर्डर हुआ, हिंदू लड़की का सिर काट करके उसे मार दिया गया, बॉडी के पार्ट्स नाले में बहा दिए गए। तो ये नहीं, नफरत का खेल एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह ये चलता है, ये गेम का हिस्सा है। और इसके जरिए सत्ता सिंहासन में रहने वाले सदैव चाहते हैं कि ये खेल होता रहे। आज बगैर किसी जांच के वाराणसी की कोर्ट ने इसी नफरत के खेल को और बढ़ाया। उसने ज्ञानव्यापी परिसर में जो कथित शिवलिंग मिला उसको सौंपने के मुकदमे की सुनवाई की बात की। भाई आप उसकी जांच कराइए पहले कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर क्यों उनको सौंपेगी, किस बात की सुनवाई। तो इस तरह से मतलब नफरत के खेल को हमें आगे बढ़ाना है, यही अपने आप में स्थिति है। और इसी का नतीजा है कि इस तरह की स्थिति होती है। और ऐसे नफरत के खेल एक जगह नहीं होते। आज तमिलनाडु में एक घटना, तमिलनाडु में एक परिवार मंदिरों के दर्शन करने ऑटो से निकला हुआ। वो जब गए एक मंदिर में दर्शन करके और आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां से मंदिर से कुछ चीज चोरी कर ले गए। लोगों ने 20 किलोमीटर तक उस ऑटो का जो परिवार था उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद में ये व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भीड़ जुटाई गई। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कैसे खतरनाक है इसका आप उदाहरण। और उससे भीड़ जुटाई गई और फिर 20 किलोमीटर बाद उन्हें पकड़ के मारा गया और वो बच्ची जो उनकी 10 साल की बच्ची थी वो मर गई। वहां चोरी का कोई सामान उनके पास नहीं था, वो कहीं और, लेकिन उनको मार डाला गया उनके साथ। तो चोरी के शक पे आप इस तरह की स्थिति कर मार डालेंगे, लिंचिंग करेंगे। तो यही हो रहा है। सारी घटनाएं चिंताजनक है और जिस तरह से होती है निश्चित रूप से ये चिंता पैदा करती है कि किस तरीके से। आप देखिए ना, हमारे यहां आज बिल्कुल आताताईपूर्ण शासन स्थापित हो गया है। तो वो वही स्थिति है कि ढूंढ ढूंढ के विरोधियों को कैसे ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, पुलिस के जरिए कैसे फंसाया जाए, कैसे जेल भेजा जाए, कैसे खत्म कर दिया जाए, इसकी पूरी राजनीति हो। हमारे विपक्ष है जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र में लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। और जब इसकी राजनीति हो रही हो तो आपको एक बात सोचना पड़ता है। वही स्थिति ईरान में भी यही हो रहा है। वहां पर चुन चुन कर विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर पुलिस मार रही है और उन पर वो कर रही है। तो आप समझिए, हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं को लगातार पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। आप ये इस बात का संदेश है कि इस तरह की स्थिति वही दूसरी तरफ। आप देखिए, चीन के साथ हमारे प्रधानमंत्री मिलते हैं तो हाथ जोड़ के मिल जाते हैं, झुक के मिल जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ छोटा सा राज्य है कनाडा का प्रधानमंत्री मिलता है वहां के चीन के राष्ट्रपति से तो खुलकर बोलता है और उनसे जो बात करता है उसका वीडियो भी वो रिलीज करता है। और स्थिति होती है जब चीन की किरकिरी होती है, वो कुछ कहते हैं तो कहता है हम तो यही करेंगे क्योंकि हम अपनी जनता से कुछ छिपाते नहीं। तो ये स्थिति होती है। वो कहता तो है, हमारा प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। अपना वीडियो कैमरा, अपने फोटोग्राफर, सब कुछ की टीम लेके गया था। फिर ये हालत, यही शायद वजह थी कि आज G20 के ट्विटर हैंडल ने उस स्वागत वाले वीडियो में
हमारे प्रधानमंत्री को जगह भी नहीं। आप समझिए, यह स्थिति है, यह बेइज्जती है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके के खेल किए जा रहे हैं। इन खेल को जब आप समझेंगे तब जानेंगे इस साजिश पूरी जो है ये किस तरीके से है और किस तरीके से चीजों को किया जाता है। आपको एक और चीज जाननी, जो अभी चल रहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा के मर्डर वाले मामले में, उसमें एक चीज बड़ी आई कि साहब आफ्ताब जो है, आफ्ताब पूना वाला है, वो पारसी है, वो मुसलमान नहीं है। हिंदू मुस्लिम जो करने की कोशिश कर रहे थे, और वो लड़की भी हिंदू नहीं है, वो भी। तो आप इससे समझिए कि इसी तरह से खेल किया जाता है, जैसे इंदिरा गांधी के पति को मुसलमान बताया जाता है जबकि वो पारसी थे। तो तमाम सारी, और क्यों ये नफरत के खेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ। कि नफरत से बचना है, और नफरत से बचना है तो इसको करना होगा। हमें उन साजिशों से बाहर आना होगा, हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस गेम से बाहर आना होगा। और यह तो इन सब चीजों को जब आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप उनमें फंसे रहेंगे तो आपकी मूल समस्याओं से आपको, क्योंकि इस देश का मीडिया बिका हुआ है, वो लगातार सत्ता के पैसे पर पल रहा है, और इसलिए सत्तारूढ़ दलों के मुताबिक, पार्टियों के मुताबिक ही झूठ सच फैलाता है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी साजिशें, पूरे साजिशों के बूते आज सत्ता पे, नफरत के बूते सत्ता पे है। कोई एक भ्रष्टाचार का नफरत के नाम पे उसने खड़ा किया, जबकि भ्रष्टाचार उन्हीं के यहां सबसे ज्यादा है। कोई आया किसी धर्म के नाम पर, और वहां पर वही स्थिति है। तो इस तरह की स्थितियां हों, और जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से चिंताजनक हो। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिए, लोगों को अपनी जरूरत की चीजें चाहिए, महिलाओं को अपने आवश्यकता की चीजें और सम्मान चाहिए, और उसके बाद बच्चों को सुरक्षा चाहिए। यह देश की जरूरत है। हर हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति के पास अपना रहने खाने का ठिकाना हो, सम्मानजनक से, न कि आपसे भीख से। इसलिए जरूरत है। यही वजह है कि राहुल गांधी पग पग चलते हुए और संघर्ष कर रहे हैं। वो पंडित नेहरू की नीतियों को अपनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निश्चित रूप से जिस तरह से चल रही है, गांव से चल रही है, शहर में चल रही है, पूरे वो कर रही, वो अग्नि परीक्षा है। और ईमानदार और संवेदनशील नेता बन के राहुल गांधी उभरे हैं, और उन्होंने गांधी नेहरू के एक संगम को दिखा दिया है। और जिस तरह से वो भारतीय समाज को तेजी से विभाजन हुआ है उसको जोड़ने की बात करते हैं। वो धार्मिक रूप से बढ़ रही हिंसा को खत्म करने की बात करते हैं, वो निर्धनता से लड़ने की बात करते हैं, वो बात करते हैं उन मुद्दों की जो आम जन से जुड़े हुए, जिनके बूते हम आप खड़े। तो ऐसी स्थिति हमें समझने की जरूरत है कि हमें बांटकर कुछ लोग सिर्फ लाभ उठाते हैं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, हमें गांधी को समझना पड़ेगा। जो गांधी किस तरीके से करते थे, गांधी की देश को जोड़ने की रणनीति थी आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी उसी आइडिया ऑफ इंडिया पे चल रहे हैं। गांधी जी ने भी आंदोलन किए थे, पैदल चले थे, असहयोग आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, पदयात्रा हो। तो आप समझिए यही वजह है कि आज राहुल गांधी की यात्रा में वो बुजुर्ग महिला भी जुड़ी जिन्होंने गांधी के उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। 12 साल की थी। मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ। 9 अगस्त 1942 में 12 साल की थी, तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था, उस मुताबिक मैं और मेरी 2 सहेलियां
कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल जेल में था। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है, उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो, मेरे लिए सब जो लोग हैं। आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी। और 24 घंटे जेल में रही। उनके पिता और भाई कई सालों तक जेल में रहे। तो आप समझिए, इसलिए लोग जो है, इसलिए आ रहे यह आत्मनिरीक्षण और अनुशासन को लेकर के। तो वही है, राहुल गांधी संघर्ष की राह दिखा रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। इस पूंजीवाद से लड़ने की बात करते हैं, उसे नियंत्रित करने की बात करते हैं, वो सार्वजनिक उद्यम और सरकार की शक्तियां बढ़ाने की बात करते हैं, जो जनता के हित में हो, न कि अपने स्वार्थ के लिए हो। वो न्यायपालिका को स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो बाकी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है, और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना। तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। वो पत्रकारिता, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो गुलाम बनाने की बात नहीं करते, नौकर बनाने की बात। इसलिए जरूरी है उस मुद्दों पर सवाल और उन पर बात करना जो राहुल गांधी। तो आप इसको समझिए, जानिए, ये संघर्ष का दौर है। आपके नहीं से ज्यादा आपके बच्चों के भविष्य का, आपके दूसरे लोगों के भविष्य का। नहीं तो आप कलंकित भारत देंगे, और ये भारत कलंकित हो रहा है। प्रधानमंत्री चुनावी हो गया है, मुख्यमंत्री तमाम सारे चुनावी हो गए, जनता की नहीं। यह स्थिति सोचिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।